हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, संविधान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने एक बार फिर उपस्थित पूरे दमखम के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको संविधान पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले उन वीडियो को देखो जो इससे पहले मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं। चूँकि उन वीडियो से रिलेट करके आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम किस अधिनियम के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है? हमने अब तक 1600 ईस्वी का राजलेख हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोग उसके बाद 1726 का राजलेख हम लोग कवर कर चुके हैं। एंड देन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। और 1781 का अमेंडिंग एक्ट भी हम कर चुके हैं। और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इतने सारे एक्ट अब तक मैंने करा दिए हैं, बहुत ही साधारण और समझने योग्य भाषा में। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपने पहली वीडियो देखी है, नहीं देखी है, तो सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को देखने का आनंद कुछ और रहेगा। आज हम किन किन का जिक्र करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे 1786 के राजलेख के बारे में, 1786 के राजलेख के बारे में। उसके बाद 1793 के राजलेख के बारे में यानी अधिनियम के बारे में। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख लो, 1786 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम बात करेंगे 1793 का अधिनियम। उसके बाद बात करेंगे 1813 का अधिनियम। क्लियर है दोस्तों? आज केवल और केवल हम इन 3 अधिनियम को लेकर बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले रुक करते हैं हम 1786 के अधिनियम के बारे में। 1786 का अधिनियम। क्लियर है? 1786 का अधिनियम हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो 1786 के अधिनियम की कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें थी जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1786 का अधिनियम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सबसे पहली बात, 1786 के अधिनियम के क्या क्या प्रावधान थे, हम पढ़ेंगे इसके प्रावधान के बारे में। क्या क्या प्रावधान किए गए? तो प्रावधान क्या किया गया? सबसे पहला प्रावधान ये किया गया कि जो गवर्नर की परिषद थी, जो गवर्नर की परिषद थी, ठीक है, गवर्नर की परिषद थी, और उसका जो मुख्य गवर्नर हुआ करता था, ठीक है, गवर्नर जनरल जो हुआ करता था, उसको क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया गया। क्या बना दिया गया? प्रधान सेनापति बना दिया गया। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट तो आपके लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि इस एक्ट के माध्यम से, 1786 के अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति का पद दे दिया गया। अब ये पूछ लेता है कि सबसे पहले भारत में किस अधिनियम के तहत किसी गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति का पद दिया गया? तो 1786 का अधिनियम। दूसरी बात, वह कौन व्यक्ति था जो इस पद को प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था? तो प्रथम सेनापति जो गवर्नर था। क्या था भैया? जो गवर्नर था। तो इसका आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था मेरे दोस्तों? वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको ये सबसे पहले उपलब्धि प्राप्त हुई थी। गवर्नर जनरल के पद पर रहते हुए उसको क्या किया गया था? उसको क्या दे दिया था भैया? प्रधान सेनापति का पद दे दिया था।
जब ये प्रधान सेनापति बन गया तो अभी क्या कर सकता था, जो इसकी अपनी परिषद थी, तीसरी महत्वपूर्ण बात इसकी क्या थी, ये अपनी परिषद के द्वारा दिए गए निर्णय को, अपनी परिषद के द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त कर सकता था। क्या था दोस्तों, अपनी परिषद, जो सभी परिषद ने निर्णय लिया था उसको अकेला व्यक्ति परिषद के निर्णय को विशेष परिस्थिति में, ऐसा नहीं कि एक हमेशा, विशेष परिस्थिति में क्या कर सकता था, रद्द कर सकता था। क्या कर सकता, रद्द कर सकता था या निरस्त कर सकता था। क्लियर दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं किससे रिलेटेड, 1786 के अधिनियम से संबंधित। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, सेशन ये आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, आज की वीडियो और भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एक्ट को हम लेकर जिक्र करने वाले हैं। तो दोस्तों इसको रफ कर दूं क्या, नहीं, अच्छा चलो ठीक है, मैं साइड में अभी इतनी जगह है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब चलो यहीं लिख देता हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ। अब जिक्र करेंगे हम 1793 का अधिनियम। कौन सा दोस्तों, 1793 के अधिनियम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 1793 का अधिनियम। तो दोस्तों जो 1793 का अधिनियम था, इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए, प्रावधान की बात करेंगे। सबसे पहले वो कौन कौन से प्रावधान थे जो किए गए। ठीक है, पहला प्रावधान जो इसके तहत किया गया वो ये था, कंपनी के समय को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कंपनी का जो समय था, जो 15 वर्षों के लिए वो लेकर आए थे, वो समय समय बढ़ रहा था, और इसके माध्यम से भी कंपनी के समय को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। एक ये बात आपके लिए जाननी महत्वपूर्ण है। दूसरी क्या महत्वपूर्ण बात है जो इससे संबंधित जाननी बेहद जरूरी है दोस्तों, जो कंपनी के कर्मचारी हुआ करते थे, कंपनी के कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना तय हुआ। क्लियर है भाई। दो महत्वपूर्ण बातें आपके सामने आई। पहली बात कि कंपनी के समय को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, और कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से वेतन देना तय किया गया। क्लियर है भाई। 1793 के इस अधिनियम की और महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है भाई, इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इतने में यहाँ से एक साइड होता हूँ। ठीक है दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम फिर रुक करते हैं किसके बारे में, इसके बाद हम रुक करते हैं 1813 के राजलेख के बारे में। ठीक है, चलो ठीक है, आपने ले लिया होगा, चलते हैं फिर 1813 के राजलेख के अंतर्गत। क्लियर है दोस्तों, रफ कर दो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। इसमें और ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है जो आपके लिए जाननी जरूरी है। हाँ, इसमें एक चीज़ और लिख लीजिएगा, जो कंपनी, इसमें तीसरी भैया लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गई, इसकी जो लिखित विधि का निर्माण किया गया, यानी यहीं से भारतीय संविधान की लिखित बुनियाद रख दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अब 1813 के अधिनियम पर। 1813
का अधिनियम। कौन सा दोस्तों? 1813 का अधिनियम। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। 1813 के अधिनियम में वो कौन कौन सी बात थी जो इसके अंतर्गत रखी गई, ठीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण था, ठीक उसी प्रकार ये एक्ट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इससे संबंधित। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें थी, ठीक है दोस्तों, बातें थी। पहली बात इसके अंदर आप लिखें, जो ईसाई मिशनरी थे। देखो 1813 में क्या हुआ, एक तो जो कंपनी का चाय और देखो कंपनी के चाय के व्यापार को, कंपनी के चाय के व्यापार को व चीन के साथ व्यापार को स्थिर रखते हुए, मतलब कंपनी का जो चाय का व्यापार था और चीन देश के साथ जो कंपनी व्यापार कर रही थी, उन दोनों को स्थिर रखते हुए, यानी उसी के अधिकार में, ठीक है, व्यापार को एक अधिकार में रखते हुए, ऐसे लिख लीजिएगा आप, एक अधिकार में रखते हुए बाकी सभी लोगों को, बाकी अन्य यूरोपियन को क्या, ब्रिटिश लोगों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है दोस्तों, तो पहली देखो कौन कौन सी बात, चाय के व्यापार को एक अधिकार में रखते हुए और चीन के साथ व्यापार को एक अधिकार में रखते हुए, जो कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आई थी, अब उसको केवल चाय और चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। उसके बाद बाकी और भी यूरोपियन और ब्रिटेन के लोग यहाँ पर आकर व्यापार कर सकते थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी इसकी, दूसरी महत्वपूर्ण बात भी इसके बारे में जाननी आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो ईसाई मिशनरी थे, जो ईसाई मिशनरी थे, जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह घूमते रहते थे, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति दे दी। प्रचार करने की अनुमति क्या दी गई भैया? अनुमति। जो ईसाई धर्म के लोग थे उनको भारत में प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी। ये भी एक इसके अंदर प्रावधान किया गया था। और कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात थी जो हमें इसके संबंध में जाननी जरूरी है? देखें, नंबर 3 पे आता है कि भारतीय शिक्षा के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत के पक्ष में, भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष की व्यवस्था की गई। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ तक। व्यवस्था अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। व्यवस्था की गई दोस्तों। ठीक है, यानी भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की प्रतिवर्ष व्यवस्था की गई थी। किस अधिनियम के माध्यम से? 1813 के अधिनियम के माध्यम से या राजलेख के माध्यम से? जब ये 1 लाख रुपए भारत में देने थे शिक्षा के लिए, तो कहीं ना कहीं से आने भी जरूरी थे। ऐसा तो है नहीं कि वो ब्रिटेन से लाके भारत में लगाएंगे।
भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ब्रिटेन से लाकर भारत में इसको देने वाले थे। कहीं ना कहीं भारत से निकालना था और यहीं से स्टार्ट होता है भारत में करारोपण व्यवस्था। क्या होती है स्टार्ट? भारत में करारोपण व्यवस्था, यानी भारत में पहली बार। नंबर 4 पे क्या आता है? भारत में पहली बार करारोपण की व्यवस्था की गई। दोस्तों अगर आप में से करारोपण के बारे में कोई नहीं जानता है तो मैं बता दूं आपको, करारोपण का मतलब है कर को उगाना, कर लेना, टैक्स के रूप में लेना। जैसे इंडियन गवर्नमेंट कई प्रकार के कर के रूप में भारत से कर वसूलती है भारतीय प्रशासन को चलाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से पहली बार करारोपण की व्यवस्था की गई। क्लियर है भाई? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और यदि नहीं क्लियर हुआ तो आज आप एक ऐसी ट्रिक सीख कर जाएंगे यहाँ से जिसके माध्यम से आप इसको और भी आसान बना सकते हो। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो, तेरी चाची को मिस करता हूँ, तेरी चाची को मिस करता हूँ। किसके लिए? इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तेरी चाची को मिस करता हूँ 1 लाख रुपए की शिक्षा के लिए, 1 लाख की शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए। ठीक है, आप इस माध्यम से भी ये सारी चीज़ें आप इसको याद कर सकते हो। क्लियर है भाई? अब मैं बताऊंगा आपको कैसे इसको याद आपको करना है। देखो भाई, आई होप कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अच्छा नहीं दे रहा, कट रहा है थोड़ा, हाँ दिख रहा है। देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ तेरी का क्या मतलब है? यहाँ तेरी का मतलब है 13 से, यानी 1813 में ये बात रखी गई। मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। 1813 में ये बात रखी गई। कौन से सन में? 1813 में। चाची, तेरी चाची को मिस करता हूँ 1 लाख की शिक्षा के लिए। चा मतलब, यहाँ से इस चा का क्या मतलब था कि चाय का व्यापार, चाय का व्यापार। क्लियर है भाई? यहाँ तक समझ में होगा, चाय का व्यापार। और यहाँ चीज से क्या मतलब है? चीन देश के साथ व्यापार, चीन देश के साथ व्यापार, यानी चाय और चीनी देश के साथ व्यापार को एक अधिकार में रखते हुए कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और अन्य ब्रिटेन के लोगों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। को आप नहीं समझना है, मिस का मतलब आप समझे। मिस का मतलब है ईसाई मिशनरी, ईसाई मिशनरी जो थे उनको भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, मिस करता हूं, यहाँ करते से क्या मतलब है दोस्तों? यहाँ कर्ता से क्या मतलब हुआ? अभी मैंने बताया आपको, कर्ता से मतलब करारोपण, करारोपण व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था दोस्तों? करारोपण की व्यवस्था की गई। और उसके बाद 1 लाख की शिक्षा, इस पूरे को आप ले लीजिएगा, इसमें 1 लाख की शिक्षा, यानी 1 लाख रुपये की, 1 लाख रुपये की व्यवस्था की गई शिक्षा के लिए, व्यवस्था की गई शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई शिक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप 1813 के इस राजलेख के अंतर्गत जितने भी प्रावधान किए गए हैं उनको आप अच्छे से जान पाए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या किसी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये
ट्रिक बहुत बेहतरीन है आपके लिए भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कुछ प्रावधानों को जानने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो को रखेंगे यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और पूरे दमखम के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें इस कमेंट बॉक्स में। और आप चाहते हैं कि सर किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएं कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइएगा, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपका कहना मेरे लिए सर्वोपरि हो सकता है, बिकॉज आप मेरे लिए एज ए कस्टमर हो और कस्टमर भगवान का रूप हो सकता है और भगवान को नाराज नहीं किया जा सकता। तो थैंक यू सो मच। मैं विदा चाहता हूँ आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन।